लेकिन उससे पहले कि हम आपको हार्वर्ड ले चलें, टेक्नोलॉजी के पार्क, साइंस के पार्क दुनिया में क्यों बनाए जाते हैं और कब से बनाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पे ज़्यादा इस तरह के टेक्नोलॉजी पार्क मौजूद हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के हब दुनिया भर में बनाए जाते हैं इस वजह से कि वहाँ पे साइंटिस्ट और तहकीक करने वाले लोग, इंजीनियर्स, ये मिल बैठें, वहाँ पे ये बैठ के अपने आइडियाज़ शेयर करें, अपने नित नए तसव्वुरात एक दूसरे के साथ शेयर करें, अपने वसाइल यानी रिसोर्सेज की शेयरिंग करें एक दूसरे के साथ, मसाइल के हल के इम्कानात यानी मुख्तलिफ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में वो एक दूसरे से गुफ्तगू करें और उसका कोई रास्ता तलाश करें। इसी वजह से दुनिया भर में इस तरह के हब या टेक्नोलॉजी पार्क, सबसे ज़्यादा जो टॉप 100 में क्लस्टर्स हैं उनमें 24 चाइना के हैं पहले नंबर पे, और उसके बाद अमेरिका के 21 क्लस्टर्स हैं। इसी तरह बरतानिया में कैम्ब्रिज को एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी क्लस्टर माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे, जर्मनी में 9 ऐसे क्लस्टर हैं जो टॉप 100 में आते हैं। कुछ एशियन कंट्रीज़ और भी हैं जहाँ पे इस तरह के पार्क बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे वो गवर्नमेंट बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छे इक्विपमेंट और बहुत अच्छी लैब्स बना के साइंटिफिक कम्युनिटी को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो वहाँ पे बैठ के आसानी से तजर्बात कर सकें। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटीज़ का या साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस का या हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ का या इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसकी वजह यह है कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी इस तरह के पार्क नहीं बनाए गए। हमारे पास हाई टेक इक्विपमेंट भी मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ compete कर सकें। हार्वर्ड कैंपस जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हमने इसको विज़िट किया। ये लंदन से तकरीबन 45 मिनट पे, सेंट्रल लंदन से पेडिंगटन स्टेशन पे अगर आप चलें 45 मिनट में ट्रेन के ज़रिए से आप हार्वर्ड पहुंच जाते हैं। ऑक्सफोर्ड से और रेडिंग से तकरीबन 15 इक्विप्ड
लैब्स वहाँ पे। 1946 में यूके की एटॉमिक एनर्जी ने वहाँ पे काम शुरू किया था और वहाँ पे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर इन लोगों ने बनाया था। वहाँ पे पहला ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर बाद में बना था। उन्होंने इनवाइट किया वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को, वो आए, अपने वहाँ पे लैब्स बनाए, अपने उस पार्क का हिस्सा बने और इस तरह वो बहुत कामयाब हो गए। इस वक्त वहाँ पे तकरीबन 7,000 के करीब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स काम कर रहे हैं मुख्तलिफ लैब्स में। वहाँ पे फ़िज़िक्स पे, केमिस्ट्री में, लाइफ साइंसेज में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, स्पेशली मटेरियल साइंस, कंडेंस मैटर फिज़िक्स में, क्योंकि मटेरियल आज के दौर में सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज हम जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, आपके पास इतने छोटे छोटे से मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, आपके पास फोल्डेबल मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, आपके लैपटॉप बड़े थिन हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि हमने ऐसे ऐसे मटेरियल्स ईजाद किए, दरियाफ्त किए, बना लिए लैब में, जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि हम इन चीज़ों को मज़ीद स्मार्ट बनाएं, मज़ीद एफिशिएंट बनाएं। ये सब वहाँ पे मुमकिन हो रहा है। हार्वल कैंपस के लोग ये कहते हैं कि हम एटम से लेकर प्लेनेट लेवल तक वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की लैब्स पे उनके मुतल्लिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और साइंस में मज़ीद बेहतरी करते हैं। इस हार्वल कैंपस में क्या क्या कुछ मौजूद है, जो लैब्स मौजूद है, मैं अगर मुख्तसर सा नाम लूँ, इसमें डायमंड लाइट सोर्स सिंक्रोट्रॉन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ काउंसिल STFC, जिसके ज़ेरे इंतज़ाम तकरीबन बहुत सारे लैब जो सरकारी हैं वो काम करते हैं। सेंट्रल लेज़र फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। आइसिस न्यूट्रॉन एंड मियान सोर्स है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ऑक्सफोर्ड स्पेस सिस्टम्स, रदरफोर्ड एपल्टन लेबॉरेटरी स्पेस, ऑस्ट्रोस्केल, ऑक्सफोर्ड नैनोपोर, मेडिकल रिसर्च काउंसिल, UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी, द रोजालिंड फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट, द फैराडे इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड किंगडम एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी, नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग और इसके अलावा भी बहुत कुछ हार्वल कैंपस में मौजूद है। इस जगह का पूरा नाम है हार्वल साइंस एंड इनोवेशन कैंपस और इस पूरे पार्क का, इस टेक्नोलॉजी हब का रकबा तकरीबन 700 एकड़ है। 700 एकड़ में बड़ी तादाद में आपको छोटे छोटे फासलों पे डिफरेंट बिल्डिंग्स, जिनके ऊपर लैब का नाम या उसका नंबर R65, R99, R105, उनको एक नंबर अलाट होता है, जैसे ही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। इवन अभी भी वहाँ पे बहुत सारी स्पेस मौजूद है। नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी मौजूद है। उन बिल्डिंग्स में भी जो स्पेस मौजूद है उसके लिए भी वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट करते हैं कि वो आएँ और यहाँ पे आके अपना तहकीकी काम करें, अपना तामीरी काम करें, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। जैसे सिलिकॉन वैली है सैन फ्रांसिस्को में, वहाँ पे दुनिया की बड़ी कंपनीज जैसे eBay है, गूगल है, एडोब है, जूम है, नेटफ्लिक्स है, एप्पल है, सैमसंग है। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ को इन्होंने भी इनवाइट किया हुआ है और इस टेक्नोलॉजी पार्क को वो मुस्तकिल तौर पर मज़ीद बेहतर बनाने पे काम कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड एपल्टन लेबॉरेटरी को भी विज़िट किया, जो कि आइसिस न्यूट्रॉन सोर्स का एक हिस्सा है। इसका पुराना नाम रदरफोर्ड हाई एनर्जी लेबॉरेटरी है और इसको 1957 में पहली बार बनाया गया था। इसको मुख्तसरन RAL कहते हैं और ये भी उसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ काउंसिल के अंदर काम करता है। इसमें आइसिस न्यूट्रॉन सोर्स भी शामिल है। डायमंड सिंक्रोट्रॉन बनाया गया, जिसको 2003 में उस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया और वो 4 साल में यानी 2007 में कंप्लीट हो गया था। और ये पिछले 30 सालों में साइंटिफिक फील्ड में बरतानिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंसीडर की जाती है। डायमंड सिंक्रोट्रॉन सोर्स, आइसिस न्यूट्रॉन और मियान सोर्स, न्यूट्रॉन और मियान का पल्स सोर्स है बेसिकली, जिसको 1984 में रदरफोर्ड एपल्टन लेबॉरेटरी में मुकम्मल किया गया था। इसमें मियान स्पेक्ट्रोस्कोपी और न्यूट्रॉन स्कैटरिंग के ज़रिए से कंडेंस मैटर की साख्त यानी स्ट्रक्चर, उसकी डायनामिक्स और दीगर मालूमात, जो डिफरेंट नए मटीरियल हम बनाते हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी कंपोजिशन के बारे में और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एवेल्यूएट किया जाता है ताकि उन मटीरियल्स को फिर किसी काम लाया जा सके। ये सारा काम उस लेबॉरेटरी में होता है। इन लेबॉरेटरीज़ में हर साल फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मटीरियल्स इंजीनियरिंग, अर्थ साइंसेज, बायोलॉजी और आर्कियोलॉजी जैसे शोबों में हज़ारों तजर्बात किए जाते हैं। इन लेबॉरेटरीज़ में, जैसे रदरफोर्ड एपल्टन लेबॉरेटरी की हम बात कर रहे हैं, इसके डिफरेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं। हम जब यहाँ पे एंटर हुए तो एंट्रेंस पे कुछ फ़्लैग हमें नज़र आए, उसमें इंडिया का फ़्लैग भी था और भी डिफरेंट कंट्रीज़ के थे। हम ढूंढते रहे कि कहीं पाकिस्तान का फ़्लैग तो इनमें नहीं है, बट दैट वाज नॉट देयर। सो जब जिन मुल्कों को मेंबरशिप उनकी है
उनके लिए वहाँ पे बड़ी फैसिलिटीज़ हैं। उनके स्टूडेंट या उनके साइंटिस्ट शॉर्ट टर्म अटैचमेंट के लिए उन लैब को विज़िट करने जाते हैं। वहाँ पे उनको फ्री में एक्सेस दी जाती है, वहाँ पे उनके गेस्ट हाउसेस में उनको स्टे दिया जाता है और वो कुछ अरसे की ट्रेनिंग यानी नए इक्विपमेंट में अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ताकि अपने मुल्क में जाकर उन इक्विपमेंट को इंस्टॉल करें, उन पे काम करें और नए तजर्बात करें, तो वो मेंबर कंट्रीज़ वो आके वहाँ पे इससे फ़ायदा ले सकते हैं। पाकिस्तान उनका मेंबर नहीं था, अगर मेंबर बने तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहुत बड़ा फ़ायदा हो, लेकिन उसकी मेंबरशिप की डेफिनेटली फ़ी होती है। वो फ़ी अगर कोई पे करता है तो फिर यानी हम अक्सर यहाँ पे इक्विपमेंट की कमी की बात करते हैं, तो हमारे पास इक्विपमेंट की कमी का जब तक हम अपना इक्विपमेंट नहीं परचेज़ कर पाते तो हमें दुनिया में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बनना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा, ताकि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर वहाँ से कोई टेक्नोलॉजी सीख के आएँ और फिर इस काबिल हो जाए। क्योंकि हमने यहाँ पे अक्सर ये भी देखा है कि हम नए इक्विपमेंट शौक में ख़रीद लेते हैं। हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट HEC से फंडिंग लेके हमने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट ख़रीदे हैं, लेकिन लोग उनको चला नहीं पाते, उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनकी यूटिलाइजेशन उनको नहीं पता। द बेटर वे इज़ कि आप उसकी HEC कहीं से ट्रेनिंग ले लें। तो दैट वाज ए गुड अपॉर्चुनिटी कि वहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लोग मुस्तकिल आते हैं और वो फिर उससे बेनिफिट लेके अपने अपने मुल्क में वापस जाते हैं। So it was overall a wonderful place to visit, Harwell campus and all these laboratories. और मैं समझता हूँ कि सर्न के जो लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर के लिए रदरफोर्ड केबल्स बनाने का काम हो या लिथियम आयन बैटरी की तामीर में हिस्सा हो, कंप्यूटर साइंटिस्ट्स की तरफ से दुनिया का सबसे बड़ा प्राइम नंबर दरियाफ्त करना हो या फ्रोज़न एम्ब्रियो पे काम करना हो, हार्वल कैंपस बहुत सारी जिद्दत की बुनियाद की जगह है, टेक्नोलॉजी के फैलाव की जगह है और साइंस की बात